दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी ताकत की जो बिना बंदूक चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था, खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। यह ताकत है पानी। और जब यही पानी हिमालय से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर की जीवन रेखा बन जाए, तब इसकी सुरक्षा सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहती, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाती है। पिछले कई वर्षों से चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग त्सांगपो पर बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विकसित कर रहा है। और इसी वजह से भारत में यह चिंता लगातार उठती रही है कि भविष्य में पानी के प्रवाह को लेकर चीन अपनी स्थिति का रणनीतिक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत अब सिर्फ चीन की गतिविधियों पर नजर रखने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी तरफ से ऐसी जल सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता विकसित कर रहा है जिससे किसी भी संभावित जल संकट या बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। और इसी बड़ी रणनीति में अरुणाचल प्रदेश का दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सोचिए, हिमालय के उस इलाके में जहां पहाड़, नदियां और सीमावर्ती क्षेत्र एक साथ भारत की रणनीतिक तस्वीर तय करते हैं, वहां हजारों करोड़ रुपए का विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने की मशीन नहीं है, बल्कि यह विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। दिबांग परियोजना की प्रस्तावित क्षमता लगभग 2880 मेगावाट बताई जाती है और इसकी विशाल संरचना इसे भारत की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल करती है। इसकी कल्पना एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में की गई है जो लंबे समय तक बड़ी मात्रा में स्वच्छ बिजली उपलब्ध करा सकता है और अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अब जरा इस पूरे मामले को चीन के नजरिए से समझिए। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर बड़े प्रोजेक्ट्स विकसित कर रहा है। भारत के लिए चिंता इसलिए है क्योंकि नदी का ऊपरी हिस्सा चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है, जबकि उसका निचला प्रवाह भारत में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि चीन जब चाहे भारत का पानी पूरी तरह रोक सकता है, क्योंकि इतनी विशाल नदी की जल व्यवस्था बेहद जटिल है और मानसून, वर्षा, ग्लेशियर, भूगोल और स्थानीय जल प्रवाह जैसे कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन भारत के लिए वास्तविक चुनौती संभावित बाढ़, जल प्रवाह में अचानक बदलाव और डेटा की कमी जैसी स्थितियां हैं। इसलिए असली मास्टर स्ट्रोक सिर्फ बांध बनाना नहीं है, बल्कि डेटा, सैटेलाइट, सेंसर, मौसम विज्ञान, नदी निगरानी और बेहतर जल प्रबंधन को एक साथ जोड़ना है। भारत लगातार हिमालयी क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान, नदी निगरानी और आपदा चेतावनी जैसी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर ऊपरी कैचमेंट में असामान्य बारिश होती है, नदी का स्तर तेजी से बढ़ता है या किसी संभावित बाढ़ का खतरा पैदा होता है, तो प्रशासन के पास पहले से ज्यादा जानकारी और तैयारी का समय हो। यही आधुनिक जल सुरक्षा की असली ताकत है। दुश्मन की हर चाल का जवाब उसी भाषा में देना जरूरी नहीं। कभी कभी जवाब इतना मजबूत सिस्टम बनाना होता है कि सामने वाले की रणनीतिक बढ़त ही कमजोर पड़ जाए। और यहीं दिबांग प्रोजेक्ट की अहमियत बढ़ जाती है। यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर को बड़ी मात्रा में बिजली उपलब्ध करा सकती है, जिससे उद्योग, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ाते, बल्कि सड़क, पुल, संचार और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं के विकास को भी गति देते हैं। यानी एक बांध के पीछे सिर्फ टरबाइन नहीं घूमती, बल्कि उसके साथ एक पूरा आर्थिक और रणनीतिक इकोसिस्टम विकसित हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या दिबांग प्रोजेक्ट अकेले चीन की किसी भी जल रणनीति को खत्म कर सकता है? जवाब है नहीं। इसे इस तरह पेश करना सही नहीं होगा। कोई भी एक बांध इतनी बड़ी नदी और पूरे हिमालयी जलतंत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन भारत के लिए इसका महत्व इस बात में है कि यह ऊर्जा क्षमता, जल प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ मजबूत करता है। यही वह अंतर है जिसे समझना जरूरी है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली स्थिति में नहीं रहना चाहता। वह अपनी क्षमता बढ़ाकर संभावित दबाव को कम करना चाहता है। और दोस्तों, इसी रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जल भंडारण और बाढ़ प्रबंधन। ब्रह्मपुत्र बेसिन में हर साल मानसून के दौरान भारी जल प्रवाह आता है और असम समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों को बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत के लिए जलविद्युत परियोजनाओं के साथ साथ जलाशयों, तटबंधों, नदी निगरानी, बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानीय आपदा प्रबंधन को मजबूत करना भी जरूरी है। अगर इन सभी व्यवस्थाओं को एक नेटवर्क की तरह विकसित किया जाए,
तो अचानक आने वाले जल प्रवाह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत की जल रणनीति केवल बड़े बांधों तक सीमित नहीं रह सकती। इसमें छोटे जलाशय, माइक्रो स्टोरेज, रियल टाइम सेंसर, सैटेलाइट डेटा, मौसम पूर्वानुमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ्लड मॉडलिंग जैसी तकनीकें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी नदी का जलस्तर सामान्य से तेजी से बढ़ता है, पहाड़ी क्षेत्र में असामान्य बारिश रिकॉर्ड होती है और सैटेलाइट डेटा संभावित खतरे की पुष्टि करता है, तो सिस्टम पहले ही संबंधित जिलों को अलर्ट भेज सकता है। यही तकनीक भविष्य में हजारों लोगों की जान और करोड़ों रुपए की संपत्ति बचाने में मदद कर सकती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, पूर्वोत्तर भारत का विकास। लंबे समय तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर के कई इलाकों में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां रही हैं। लेकिन आज सड़क, पुल, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के साथ तस्वीर बदल रही है। दिबांग जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस बदलाव को और तेज कर सकते हैं। बिजली उपलब्ध होगी तो उद्योग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा तो स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। इसलिए इसे केवल चीन के खिलाफ कोई प्रोजेक्ट बताना पूरी तस्वीर नहीं होगी। असल में यह भारत के अपने विकास और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण का हिस्सा है, जिसका रणनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। अब जरा उस बड़े संदेश को समझिए जो ऐसी परियोजनाएं देती हैं। संदेश ये है कि भारत अपनी सीमाओं पर सिर्फ सैनिक तैनात करके सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करना चाहता, बल्कि सड़क से लेकर बिजली तक, इंटरनेट से लेकर जल प्रबंधन तक हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और क्षमता मजबूत कर रहा है। क्योंकि आधुनिक सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं होती। आधुनिक सुरक्षा में ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन सब शामिल होते हैं। चीन अगर हिमालय के ऊपरी हिस्से में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ा रहा है, तो भारत भी अपनी तरफ से बहुआयामी क्षमता विकसित कर रहा है। यही रणनीतिक संतुलन की असली तस्वीर है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा सिर्फ सीमा पर सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं रहेगी। यह प्रतिस्पर्धा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, जल, कनेक्टिविटी और आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में भी दिखाई देगी। और भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास विशाल मानव संसाधन, तकनीकी प्रतिभा और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जरूरत सिर्फ इन क्षमताओं को सही रणनीति के साथ जमीन पर उतारने की है। दिबांग जैसे प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए अगर कोई यह कहे कि भारत ने सिर्फ एक बांध बनाकर चीन को हरा दिया, तो यह अतिशयोक्ति होगी। लेकिन अगर कोई यह कहे कि भारत अपनी जल, ऊर्जा और सीमा संबंधी रणनीतिक क्षमताओं को तेजी से मजबूत कर रहा है और इससे चीन की संभावित जल रणनीति के सामने भारत की स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है, तो यह ज्यादा संतुलित और वास्तविक बात होगी। यही इस पूरी कहानी का असली सार है। भारत अब डर के आधार पर नीति बनाने के बजाय तैयारी के आधार पर रणनीति बनाना चाहता है। पानी को लेकर कोई भी संभावित दबाव हो, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती हो या पूर्वोत्तर के विकास का सवाल, भारत धीरे धीरे एक ऐसी समग्र रणनीति की तरफ बढ़ रहा है जिसमें विकास और सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज भारत की रणनीतिक सोच पहले से कहीं ज्यादा व्यापक दिखाई देती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चीन और भारत की नहीं है। यह कहानी उस नए भारत की है जो अपनी समस्याओं का इंतजार करके समाधान नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी करता है। जो सिर्फ खतरे का जवाब नहीं देता, बल्कि अपनी क्षमता इतनी मजबूत करने की कोशिश करता है कि खतरा पैदा करने वाले की रणनीति का असर ही कम हो जाए। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को ब्रह्मपुत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल भंडारण, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि भारत को पानी, बिजली और सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी रणनीतिक जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भारत, चीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और दुनिया की बड़ी रणनीतिक खबरों से जुड़ी अगली वीडियो आपसे मिस न हो। याद रखिए दोस्तों, मजबूत भारत सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं बनता। मजबूत भारत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत तकनीक और दूरदर्शी रणनीति से बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।